आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का समाप्त करते हैं। टॉपिक है मेरे पास एंजाइम्स। जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट रुकिए यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं राइबोजाइम की, तो राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स दैट वी हैव लाइक द एंजाइम्स। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एंजाइम्स के पास होते हैं एक्टिव साइट। क्या होते हैं? एक्टिव साइट होते हैं। और इस एक्टिव साइट से जुड़ता कौन है? सबस्ट्रेट। कौन जुड़ता है? सबस्ट्रेट आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स के ऊपर फैक्टर के अफेक्ट की, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इफिशियंटली वर्क कर लेते हैं। बट जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे कि 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर भी उनकी कैटालिटिक पावर रिटेन रहती है। ऐसे एंजाइम्स के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। और ऐसे एंजाइम्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स से। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक के अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया गया है, जहाँ से आपको रेट निकालना समझाया जाता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कैसे फास्ट हो सकता है या कैसे स्लो हो सकता है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई गई है जहाँ पर बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है वाटर के साथ में। एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है यहाँ पर, तो बनता है कार्बोनिक एसिड। तब रिएक्शन का रेट क्या होगा? अगर यही कार्बोनिक एसिड जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। चलिए हम पता करते हैं किसी भी एंजाइम जो होता है उसके पास कितनी पावर होती है। एंजाइम क्या कर सकता है? तो बात आती है, अगर हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, तो रिएक्शन का जो रेट होता है बहुत ही स्लो होता है। कितना स्लो होता है? अगर आप देखें तो 1 घंटे के अंदर कार्बोनिक एसिड के केवल 200 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं सेम रिएक्शन के अंदर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अगर रिएक्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तब कार्बोनिक एसिड जो बनता है वो 1 आवर में केवल 200 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। सॉरी, 200 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन के अंदर हम एंजाइम्स को लगा देते हैं, कौन सा एंजाइम? जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है आरबीसी के अंदर भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो सेम रिएक्शन जो होती है उसका रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी कि स्पीड ड्रामेटिकली। और आपको पता है कि केवल ये 1 सेकेंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी जो रिएक्शन का रेट होता है वो 10 मिलियंस टाइम क्या हो जाता है? इनहेंस हो जाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स सेम रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, कम ज़्यादा समय में कम मॉलिक्यूल्स बनाती है। लेकिन अगर हम सेम रिएक्शन में एंजाइम्स का इस्तेमाल कर देते हैं तो एंजाइम्स जो होते हैं वो सेम रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देते हैं, कम समय में ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। यानी कि कोई भी एंजाइम केमिकल कन्वर्जन को फास्ट कैसे कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ को हम देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इसी ग्राफ से बनता है। तो ग्राफ में हमारे पास एक्सिस होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस ली गई है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ली गई है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट जो है हमारा वो ये है, इसका मतलब सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक है। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो इतनी हाई है। यहाँ पर क्या लिया गया है? प्रोडक्ट लिया गया है। प्रोडक्ट का जो लेवल अगर हम एनर्जी मिलाते हैं तो वो इस लेवल पे आएगा, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल कम है और सबस्ट्रेट की एनर्जी का लेवल क्या है? ज़्यादा। लेकिन आपको पता है हमेशा सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन इस ग्राफ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक स्टेज है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर देखें तो हमारे पास इतनी है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कितनी है? इतनी है। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कितनी है? इतनी है। अगर इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबस्ट्रेट को अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तक आना ही पड़ेगा। ठीक है। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है, अगर हम सबस्ट्रेट को इतने एडिशनल इतनी एनर्जी और दे दें तो सबस्ट्रेट अब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ये तब होगा जब हमारे पास एंजाइम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे।
लेकिन अगर हम एंजाइम्स लगा देते हैं तो होता क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट पहले यहाँ पे थी अब वही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जाती है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचाने के लिए सबस्ट्रेट को हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, और कम एनर्जी देकर के ही हम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट आसानी से बन सकता है। तो अगर इस ग्राफ में हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल किसका आ रहा है, एंजाइम्स का आ रहा है। एंजाइम करता क्या है, एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिससे कि रिएक्शन का रेट क्या रहता है, फास्ट हो जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी एवरेज एनर्जी का डिफरेंस है किसके बीच में, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे बताइए एंजाइम करता क्या है, एंजाइम्स ब्रिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यानी कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है, जिससे कि आसानी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो एंजाइम के काम करने में एक कैटालिटिक साइकिल चलती है। इस कैटालिटिक साइकिल के अंदर स्टेप होते हैं 4 स्टेप। आजकल का जो ट्रेंड है वो स्टेप को अरेंज करने का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है सबसे पहली बात, एक एंजाइम होता है जो सबस्ट्रेट पर काम करता है। तो बनता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं तो बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट हो जाता है अलग। इसी चीज़ को हम साइकिल में समझते हैं, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। मैंने आपको पहले कहा था कि एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और एक एक्टिव साइट से बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट से तो वो आसानी से फिट होना चाहिए, सबस्ट्रेट फिट हो जाता है टू द एक्टिव साइट में, ठीक है। आगे, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। एंजाइम अपना शेप अल्टर करता है, चेंज करता है, ताकि वो और अच्छी तरीके से फिट हो जाए टाइटली, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का बॉन्ड और टाइटली बाउंड हो जाए। अब होगा क्या, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex are formed। वो इस स्टेज की बात कर रहा है। फोर्थ स्टेप क्या है, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा ऑफ द रिएक्शन, एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक थे। ये कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप थे। इस स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है तो एंजाइम का जो शेप होता है वो थोड़ा सा अल्टर होता है, ताकि और टाइटली सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में टाइट बाउंडिंग हो जाए। थर्ड जो होता है, जो एंजाइम के एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट जुड़ा होता है, सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका नाम होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अपने आप को रिलीज कर लेता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और जो एंजाइम होता है वो दोबारा फिर से रेडी रहता है नए सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर टेम्परेचर, पीएच। थर्ड इज कॉल्ड चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और फोर्थ की बात करते हैं तो बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ये हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स एंजाइम एक्टिविटी। ये 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम 2 फैक्टर की बात करेंगे, जिसमें से एक का नाम होगा टेम्परेचर, दूसरा होगा पीएच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Each enzyme show its highest activity at a particular temperature and pH, called the optimum temperature and the optimum pH। कह रहे हैं हर एक एंजाइम अपने हाईएस्ट एक्टिविटी पर काम कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच पर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच को कहते क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते क्या है हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, और पीएच को कहते क्या है हम ऑप्टिमम पीएच के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर ऑप्टिमम वैल्यू से वैल्यू कम हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाए, या ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाए, तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है। ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को। लो टेम्परेचर करता क्या है, एंजाइम को टेम्पोरली इनएक्टिव कर सकता है, व्हेयरएज हाई टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्यों, बिकॉज प्रोटीन्स आर डी नेचर बाय द हीट, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हीट देने पर वो डी नेचर हो जाते हैं। तीसरा मेरे पास जो फैक्टर्स है इसका नाम होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। Increase in the substrate concentration, velocity of enzymatic reaction rises first।
रिएक्शन रीच कर जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी पर, जिसे हम Vmax कहते हैं। अब इसके बाद एक्सीड करने वाली नहीं है। आप अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ाते हो तब भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अगली बात करते हैं, व्हेन बाइंडिंग ऑफ द केमिकल्स, केमिकल की जो बाइंडिंग है, set off the enzyme activity, process is called the inhibitions and chemical is called the inhibitor। हम इनहिबिटर पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमें ग्राफ पढ़ना चाहिए। ये ग्राफ जो दिया गया है, पहला पीएच का, दूसरा टेम्परेचर का दिया गया है। ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये भी हो गया है वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एंजाइम वाई एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी दी गई है और एक्स पर पीएच दिया गया है। यहाँ पे देखें तो ये भी एंजाइम एक्टिविटी है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ खींचते हो पीएच की एंजाइम एक्टिविटी के साथ में या टेम्परेचर की एंजाइम एक्टिविटी के साथ में, तो आपको एक बेल शेप का ग्राफ देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी देखें तो यहाँ पर सबसे कम एंजाइम की एक्टिविटी है, और किस पीएच पर, इस पीएच पर। अगर ये ओरिजिन है तो ये जीरो है, जीरो से अगर हम बढ़ेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, कुछ ना कुछ तो पीएच यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो पीएच है, इस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ें तो पीएच हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पीएच जितनी हम ओरिजिन से दूर जाएंगे पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में पीएच बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो पीएच होगा, इस पीएच पर सबसे मैक्सिमम आपको एंजाइम की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम फिर से पीएच को बढ़ाते हैं तो अब हमारी एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। पहले इतनी थी, अब क्या हो गई, इतनी, यानी कि क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने कहा था कि जो पीएच होता है, एक ऐसा पीएच जिस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है या मैक्सिमम होती है, उस पीएच को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऐसे ही टेम्परेचर में भी है, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम दिखाई देती है उसे कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम पीएच हो या ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, उससे अगर पीएच ऑप्टिमम से पीएच कम है या ज़्यादा है, दोनों में एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसी तरीके से टेम्परेचर में कहते हैं, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। तीसरा जो ग्राफ बना हुआ है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट का। किसका बना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें ग्राफ में एक्स एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दिया गया है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पर दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। स्टार्टिंग में देखें तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन पे अगर हम देखते हैं तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हमारी वेलोसिटी जो हो रही है वो रिएक्शन की क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, लेकिन अब हमारी वेलोसिटी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस कंसंट्रेशन पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो गई है। इसी ग्राफ के अंदर हमें एक वैल्यू दिख रही है, इसका नाम होता है के एम वैल्यू। क्या हो, के एम वैल्यू वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाती है, उसे कहते क्या है हम, के एम वैल्यू। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम की आधी ऑक्यूपाई कर लेती है, उस वैल्यू का नाम होता है के एम वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं हम इनहिबिटर की तरफ। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट। अगर इनहिबिटर रिजेंबलेंस हो करे सबस्ट्रेट से इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, इट इज़ नोन एज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसे हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का इनहिबिटर होता है क्या, मेलोनेट। मेलोनेट की रिजेंबलेंस होती है सबस्ट्रेट के साथ में, सबस्ट्रेट होता क्या है, सक्सिनेट होता है स्ट्रक्चर में। कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। फिर से आप याद रखिएगा कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का इनहिबिटर मेलोनेट है और इस एंजाइम्स का सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से इस साल क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम डिवाइड करते हैं 6 क्लास के अंदर, और हर एक क्लास में 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं। इनका हम नामकरण करते हैं 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग। हम एक एक क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड द ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। इसमें होता क्या है, एंजाइम्स कैटलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस्टेट। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सबस्ट्रेट है जिसे कहते हैं एस, दूसरा है मेरे पास एस डैश। एस का हो रहा है रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, और एस डैश हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। तो एस रिड्यूस होकर के बनाएगा एस ऑक्सीडाइज वाला, और एस डैश ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एस रिड्यूस्ड वाला।
दूसरा क्लास इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चल रहा है कुछ ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ऐसा एंजाइम जो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, क्या ट्रांसफ़र करता है, ग्रुप। लेकिन जो ग्रुप होना चाहिए वो अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ग्रुप ट्रांसफ़र जो होगा वो बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस और एस डैश के बीच में होगा। तो अगर आपके पास दो सबस्ट्रेट्स हैं, दोनों सबस्ट्रेट अलग अलग हैं, एक का नाम एस है दूसरे का नाम एस डैश है, अगर इन दो सबस्ट्रेट के बीच में कोई एंजाइम ग्रुप ट्रांसफ़र कराता है अदर देन द हाइड्रोजन, तो ये एंजाइम किस क्लास का होगा, ट्रांसफरेज का होगा। यहाँ पे गौर से देखें तो सबस्ट्रेट है एस जिसके साथ ग्रुप लगा हुआ है जी, दूसरा सबस्ट्रेट है एस डैश। अब एंजाइम जो यहाँ पर काम करेगा ट्रांसफरेज, वो एस से ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा एस डैश पर। अब देखिए आप, एस डैश के साथ ग्रुप लग गया है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए। तो ऐसे एंजाइम किस क्लास के होते हैं, ट्रांसफरेज क्लास के मेंबर माने जाते हैं। थर्ड क्लास इज कॉल्ड द हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइलाइड बॉन्ड और नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आता है लाइएजेस। लाइएज क्या करता है, रिमूवल ऑफ द ग्रुप, ग्रुप रिमूव करता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस और लीविंग करता है डबल बॉन्ड। अगर आप देखिए यहाँ पर तो सबस्ट्रेट है जिसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं एक्स और वाई, तो होगा क्या, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ग्रुप को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा और इनको हटाने के बाद जो वैलेंसी खाली होगी उससे हम डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड बन चुका है, प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड बन चुका है और ये दोनों ग्रुप क्या हो चुके हैं, आपके अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड द आइसोमेरेसिस। ये करता क्या है, ऐसे एंजाइम्स जो कैटालिसिस कराते हैं इंटर कन्वर्जन। किसका इंटर कन्वर्जन कराना है, इसका ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का आपस में इंटर कन्वर्जन कराते हैं, उनको कहते हैं हम आइसोमेरेजेस कहते हैं। अगला जो मेरे पास है उसका नाम है लाइगेजेस। लाइगेजेस ये एंजाइम कैटलाइज करता है लिंकिंग टुगेदर। लाइगेज लिंक करता है दो कंपाउंड्स को, कौन कौन से, एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को लिंक करने का काम करता है। ऐसे एंजाइम को हम रखते हैं लाइगेजेस के अंदर। एंजाइम टॉपिक का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड द कोफैक्टर्स। एंजाइम्स को पता है आपको कि एंजाइम्स बने होते हैं वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम में प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट भी जुड़े होते हैं। तो कुछ प्रोटीन के अंदर जो नॉन प्रोटीनेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का काम क्या होता है, ये एंजाइम्स को कैटालिटिकली मोर एक्टिव बनाते हैं, यानी एंजाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीनेसियस पार्ट तो होगा ही होगा, प्रोटीन वाला पार्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ में नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है। तो ऐसे एंजाइम्स जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है, तो उस प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन पार्ट का नाम होता है एपो एंजाइम। प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। प्लस आपने देखा था नॉन प्रोटीन पार्ट, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी का नाम होता है क्या, कोफैक्टर्स। क्या नाम होता है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है को एंजाइम, तीसरा होता है मेटल आयन। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम के साथ में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एंजाइम है पेरोक्सीडेज और एंजाइम है कैटालेज, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है। दूसरा मेरे पास पार्ट है को एंजाइम्स। को एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये एसोसिएट होते हैं एपो एंजाइम के साथ में ओनली ट्रांजियस स्टेट में, कुछ क्षण के लिए जुड़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं को एंजाइम्स को, वो विटामिन होते हैं। एग्जाम्पल को एंजाइम जिसका नाम है क्या है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसे हम NAD कहते हैं, और अगला है NADP, इसके अंदर विटामिन होता है नियासिन जो वर्क करता है एज आ को एंजाइम्स। लास्ट में बढ़ते हैं हम मेटल आयन की बात करते हैं। मेटल है और आयन है तो इनऑर्गेनिक होगा। मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द साइड चेंज एट द एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम पर ये एक या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ में। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे तो जिंक, जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो को एंजाइम्स होता है, सॉरी जो को फैक्टर्स होता है वो होता है जिंक। ठीक है, को फैक्टर करते क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन को फैक्टर इज रिमूव फ्रॉम सच एंजाइम्स। अगर इस टाइप के एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम जिनके पास प्रोटीनेसिस प्लस नॉन प्रोटीनेसिस दोनों पार्ट होते हैं, अगर हम नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट यानी कि वो फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो उस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी क्या जाती है, खो जाती है। तो ये आपके पास था बहुत ही कम समय में एक छोटा सा टॉपिक्स।
एंजाइम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इसे कम समय में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।